हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो हैं सो आधुनिक भारत का पार्ट वन का वीडियो शुरू कर रहे हैं। और इसी सीरीज में मेरा 5 पार्ट में हम आधुनिक भारत का जो है सो पूरा आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जो पुर्तगाली का कंपनियों का आगमन से लेकर अब देखते हैं कि कहाँ तक हम कर पाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यूज़ नहीं आते हैं और कोई देखना पसंद भी नहीं कर सकता है। और हिस्ट्री है थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन आप लोग मज़े लेके इसको पढ़िए और जितने भी शॉर्ट नोट्स है पॉइंट है उनको बार बार देखिए, पढ़िए, एग्जाम में यहीं से आते हैं। कंपनियों के पहला जो हम लोग देखेंगे कि कंपनी का जो भारत में आने का क्रम था वो कौन था। तो पुर्तगीज सबसे पहले था 1498 में, फिर अंग्रेज़ था 1600 ईस्वी में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्यों बन जाता है दो, क्योंकि अंग्रेज और डच ये दो जो है सो कंपनी के स्थापना इनका हो गया था 1600 में और डच का 1602 में। लेकिन जब आने के क्रम में भारत ये लोग आए थे तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और डच, अंग्रेज से पहले डच आ गए थे और उसके बाद अंग्रेज आया था। तो मतलब यही दो बस आपका क्रॉस हो जाएगा। इधर आने के क्रम में डच पहले, अंग्रेज बाद में, फिर डेनिश फ्रांसीसी सेम रहेगा। ठीक है। तो कंपनी के आने के क्रम में पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। और कंपनी का स्थापना, यहाँ पे गलती हो गया कि कंपनियों के आने का क्रम नहीं होगा, यहाँ पे जो गलती हो गया स्थापना कब हुआ था। तो पुर्तगीज 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664। अब आगे हम लोग चलते हैं कि पुर्तगाली का देखते हैं जो सबसे पहले आया था। तो वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा जो है सो कब आ गए थे। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आ गए थे। भारतीय समुद्री मार्ग के खोजकर्ता इन्हें अब भारत की खोजकर्ता कहा जाता है। राजा जेमोरिन के दरबार में ये कालीकट पहुंचे थे भारत में दूसरी बार। पहली बार तो 1498 में आए थे, दूसरी बार जैसे बोलेगा दूसरी बार कब आया था तो 1502 में, और तीसरी बार 1524 में, ये देखिएगा। और तीसरी बार जब ये आए थे तो कोच्चि में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। तो वास्को डी गामा हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं फ्रांसिसो द अल्मेडा। पुर्तगाली वास्को डी गामा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली जो गवर्नर था वो कौन था। फ्रांसिस्को ड अल्मेडा था। इसका टर्म देख लीजिए, 1505 से 1509 के बीच में था। ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादक इसे जाना जाता है, प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अन्य नाम इसे ब्लू वाटर को शांत जल नीति भी कहा जाता है। और कार्टेज व्यवस्था का प्रस्तावक भी किसे, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को कहा जाता है। व्यापार के लिए लाइसेंस व्यवस्था, कार्टेज व्यवस्था क्या था। तो व्यापार के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता था, जो समुद्री व्यापार होता था उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था। और यही अकबर को भी जो है सो ये लाइसेंस लेने के लिए मजबूर किया था, अकबर को भी। तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 से 1509 ब्लू वाटर नीति का प्रतिपादक और कार्टेज व्यवस्था का प्रस्तावक के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फिर आता है आपका तीसरा टर्म फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो है सो ये 1509 से 1515 तक रहते हैं। पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर किसे माना जाता है तो वो अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क के कुछ महत्वपूर्ण है कि गोवा विजय 1510 में हुआ था। गोवा विजय किससे हुआ था। तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से हुआ था। ये बीजापुर के सुल्तान थे, उन यूसुफ आदिल शाह से 1510 में इन्होंने गोवा को जीत लिया था। और गोवा में जो है सो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध किनके द्वारा लगाया गया था, तो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। और अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किनके द्वारा लगाया गया था, किस यूरोपीय के द्वारा लगाया गया था, तो आप पुर्तगाल मारेंगे, ना कि अंग्रेज। उसके बाद जो तीसरा टर्म में आता है नीनो द कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो है सो 1529 से 38 तक, ये तीसरा नहीं है बीच का, लेकिन इनका जो प्रसिद्धियाँ थी वो बसीन और दीव, ये दोनों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। बसीन 1534 में और दीव 1535 में। तो बसीन 34, दीव 1535। कुछ अन्य फैक्ट जानते हैं हम लोग कि जो पुर्तगालियों के द्वारा ही श्रीलंका की खोज भी की गई थी 1505 में पुर्तगालियों के द्वारा ही श्रीलंका की खोज की गई थी। पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित हुआ था। दूसरी बार जब ये आए थे
अलबुक ये वास्को डी गामा आए थे 1502 में, और प्रथम फैक्ट्री 1503 में। सेंट थोमे, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली फैक्ट्री जो था वो कहाँ था? सेंट थोमे था। और मराठा द्वारा विजय कर लिया गया था सालसेट और बसीन। बसीन देखिएगा 1534 में बसीन विजय हुआ था नीनो दी कुन्हा के द्वारा, और बसीन को फिर 1739 में मराठा के द्वारा विजय कर लिया गया था, और सालसेट को भी विजय कर लिया गया था। सालसेट जो है सो जो वर्तमान मुंबई है, जो पूछा जाएगा एग्जाम में कि मुंबई जो है सो या बम्बई किस द्वीप पे स्थित है, तो वो सालसेट द्वीप ही है। सालसेट द्वीप पे अपना जो है सो मुंबई स्थित है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टर्म में अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी नागरिक कौन था? तो थॉमस स्टीफेंस था। ये पादरी था जो अपने धर्म के प्रचार के लिए आया था। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कुछ नया लग रहा है। थॉमस स्टीफेंस। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, इस नाम से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1599 में, किस नाम से हुआ था? तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मिला था, किसके द्वारा? तो रानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है सो अधिकार पत्र दिया गया था। 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज थे, जो जेम्स प्रथम का जो है सो राजदूत था। जहांगीर से ये किस भाषा में बात हुआ था? तुर्की में वार्तालाप हुआ था। ये भी पूछा था, इसका मतलब हॉकिंस तुर्की जानता था। तो विलियम हॉकिंस तुर्की भाषा में जहांगीर से बातचीत हुआ था 1609 में। अंग्रेजी कारखाना का पहला जो अंग्रेज कारखाना का असफल प्रयास हुआ था सूरत में 1608 में, लेकिन अस्थायी रूप से मुसलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेजी कारखाना का स्थापना हुआ था। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि प्रथम अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो आप लोग बेझिझक कहाँ मानेंगे? मुसलीपट्टनम मानेंगे, क्योंकि 1660 में सूरत में क्या हो गया? असफल हो गया। और 1613 में सूरत में अस्थायी किसके निर्देशक में? तो थॉमस एडवर्थ के निर्देशन में बना था। 1615 में 1609 में विलियम हॉकिंस आया था। 1615 में थॉमस रो का आगमन हुआ जहांगीर के दरबार में ही, और ये भी जेम्स प्रथम का ही राजदूत था, और व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल रहा था। डच जो है सो वर्तमान नीदरलैंड को डच बोला जाता था तत्कालीन में। प्रथम डच यात्री कौन थे? तो कार्नेलियस डी हाउटमेन जो थे, हाउटमेन 1596 में कहाँ पहुँच गए थे? सुमात्रा। 1596 में कहाँ पहुँचे थे? सुमात्रा पहुँचे थे। और प्रथम कारखाना इन्होंने मुसलीपट्टनम में ही, जहाँ अंग्रेज लगाया था, वहीं लगाया था 1605 में। और दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में लगाया था, और पुलिकट को ही डच मुख्यालय बना दिया था, और यहीं पे स्वर्ण सिक्के पेगोडा को ये ढाला था। तो प्रथम कारखाना मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री कहाँ? तो पुलिकट में, और पुलिकट को ही ये अपना डच जो है सो मुख्यालय बना लिया था, और वहीं पे इन्होंने स्वर्ण सिक्के पेगोडा को ढाला था। औद्योगिक वेतन योगी कर्मचारी की नियुक्ति भी किनके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले औद्योगिक वेतन योगी कर्मचारी की नियुक्ति डच के द्वारा किया गया था। डच का जो भारत में डच का पतन हो गया वो वेदरा के युद्ध से हो गया। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, और इस अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, और डच का इनमें पतन हो गया। डच हार गया और डच का भारत में पतन हो गया। अब आते हैं हम लोग डेनिश जो है सो 1616 में भारत में आए थे, और प्रथम फैक्ट्री जो है सो ट्रंकावूर या तंजौर तमिलनाडु। आप ये देखिएगा, ये चारों आपको दे देगा, और इधर भी मिलान करने दे देगा कि इसी कारण जो है सो आप लोग इसको कम से कम याद रखिए कि डेनिश का जो है एक है ट्रंकुबार जो तंजौर में है, दूसरी फैक्ट्री सेरामपुर में बंगाल में कहाँ पे? तो सेरामपुर में। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1731 में स्वीडिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए हैं। फ्रांसीसी कब आए हैं? तो 1664 में आए हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुआ, नाम था कंपनी द इंडियन ओरिएंटल। प्रथम कारखाना जो है सो इन्होंने जहां अंग्रेज स्थापित किया था सूरत में, वहीं किया कब? 1668 में। और किसके संस्थापक कौन थे? तो फ्रैंक कैरो के संस्थापक मतलब निदेशक में प्रथम कारखाना कहाँ? सूरत में। और 1674 में पुडुचेरी, शेर खान लोधी से पुडुचेरी, जो लास्ट तक पुडुचेरी इनके पास ही रहा था, फ्रांसीसी के पास ही रहा था। शेर खान लोधी से इन्होंने पुडुचेरी प्राप्त किया था, और शहर 1674 ईस्वी में। फ्रांसीसी का भी एक टर्म हम लोग देख लिए। अब आते हैं कि अंग्रेज जो भारत में युद्ध लड़े थे
उनके बारे में देखते हैं कि अंग्रेज कैसे सत्ता में जो है सो एकात्मक मतलब बना रहा। चीन सुरा का युद्ध या वेदरा का युद्ध देख लीजिए आप, यहाँ ये यहीं पे गलती होता है कि वेदरा युद्ध तो आप पढ़ लिए 1759 में, और चीन सुरा कब, तो 1759 में ही, जिसमें डच की पराजय होती है। शवाली का युद्ध होता है 1612 में, जिसमें पुर्तगाली का 1612 नहीं, शवाली शायद 1652 है, देख लीजिएगा एक बार, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। शवाली का युद्ध होता है, पुर्तगालियों की पराजय होती है, जिसमें नहीं 1612 ठीक है। ये औरंगजेब जो है सो थॉमस वेस्ट को हराता है शवाली के युद्ध में। कर्नाटक का युद्ध जो होता है वो होता है आपको ब्रिटिश व फ्रांसीसी के मध्य, और 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरे कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सो 1746 से 48 2 साल के लिए, फिर 39 अगले साल ही 1749 से 54 तक दूसरे कर्नाटक युद्ध, और 1 साल का गैप 55 हटा के 1756 से 63 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो इस भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरे कर्नाटक युद्ध 49 से 54, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक। अब ये कर्नाटक युद्ध समाप्ति होगा, उसमें कुछ संधि हुआ होगा। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ वो एक्सला सापेल की संधि 1748 में, जिस वर्ष युद्ध खत्म हुआ। दूसरा जो है सो पांडिचेरी की संधि से 1755 में, 54 में तक युद्ध चला है, लेकिन 55 में, जनवरी 55 में संधि हुई थी। और देख लीजिएगा कि ये युद्ध जो शुरुआत हुआ था वो अंबर के युद्ध से हुआ था। अंबर का युद्ध कब हुआ था, 1749 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो शुरुआत हुआ था तो एक अंबर का युद्ध हुआ था, उसी से द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो गया। तो अंबर का युद्ध शुरू हुआ था 1749 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार हुई। डुप्ले जो है सो फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले की हार हो गई। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है सो ये आपको चला था 1756 से 63 तक। इसी के दरम्यान में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो बहुत फेमस युद्ध था। ये 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गया था, और अंग्रेज गवर्नर उसमें आयरकूट था जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, और फ्रांसीसी गवर्नर लाली के बीच में युद्ध हुआ था। आयरकूट और लाली के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अब आते हैं हम लोग 1639 में। अब कुछ देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डेट्स, ईस्वी, ये सब याद करने ही पड़ेंगे। ये कब होगा तो बार बार रिवीजन से आएगा। 1639 में फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टा पर लिया गया, और वहाँ पे एक फोर्ट का निर्माण कराया गया, जिस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब, तो 1639 में। कहाँ पे, तो मद्रास। तो फ्रांसीसी मद्रास, फ्रांसीसी पुडुचेरी, तो ये सब शहर आपको किससे से रिलेटेड है वो आपको देखना पड़ेगा। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली एक राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से शादी होता है, और परिणाम में अंग्रेज को जो है सो मुंबई प्राप्त होता है। अंग्रेजों को जो है सो दहेज के रूप में मुंबई देता है। देखिए, हमारे देश की धरती दहेज में कोई दूसरे को दे रहा है। 1651 का साल आता है जब बंगाल का शासक शाह सूजा से व्यापारिक छूट प्राप्त करता है। कौन, अंग्रेज जो है सो एक व्यापारिक छूट प्राप्त करता है। 1698 का वो साल है जहाँ पे अंग्रेजों को 3 गांव कलकत्ता में सूतानोती, कालीकट और गोविंदपुर मिलता है, और यहीं पे जो है सो फोर्ट विलियम कोठी का निर्माण किया जाता है, और कालांतर में यही जो है सो कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्ट विलियम कोठी कहाँ है, कलकत्ता में है। कब, ईस्वी देख लीजिए तो 1698 में। पांडिचेरियों की फ्रांसीसियों से प्राप्ति 1761 में, जब वांडीवास की लड़ाई होती है तो पांडिचेरी की फ्रांसीसी से प्राप्ति अंग्रेज को हो जाती है। ये सब हम देखें कि कैसे कैसे ये लोग युद्ध लड़े और कैसे कैसे इन लोग का विस्तार हुआ। अब हम लोग देखते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल का जो है 1651 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना यहाँ पे हुगली में होता है, बंगाल में। ये करता है ये पुर्तगालीज करता है। प्रथम नवाब कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। जब मुगल से स्वाधीनता प्राप्त बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बना तो मुर्शिद कुली खां वहाँ के राजा बने। राजधानी स्थानांतरण ढाका से कहाँ आ गए, मुर्शिदाबाद। अपने नाम पे मुर्शिदाबाद, आपको दिक्कत नहीं होगा। इनके द्वारा इजारादारी प्रथा की शुरुआत की गया, और कृषकों को जो है सो तबकाबी ऋण दिया गया, मतलब अग्रिम, खेती से पहले ऋण मिला था। फर्रुखसर के द्वारा अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जारी कर मुक्त व्यापार करने के लिए किया गया। सुनहरा फरमान जारी कर दिया गया फर्रुखसर के द्वारा। सुनहरा फरमान किसके द्वारा जारी किया गया, फर्रुखसर। फर्रुखसर एक
बहुत ज़्यादा घाव जो है, घाव से एक दर्दनाशक घाव से, दर्दनाशक नहीं मतलब बहुत ज़्यादा दर्द वाला घाव से वो पीड़ित था। और जब अंग्रेज आया था तो शायद बेनियर था, वे वेरनियर डॉक्टर थे, वो इनका इलाज किया तो इन खुश होकर वो एक कर मुक्त व्यापार करने के लिए इनको जो है सो कर दिए थे। अलीवर्दी खान 1740 में बंगाल का सूबेदार बनता है। गिरिया का युद्ध में जो है सो सरफराज को हराकर ये अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बनता है। बंगाल का जो टर्म हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन, तो मुर्शीद कुली खां तो आप सबसे पहले मारिएगा ही, उसके बाद सुजाउद्दीन बनता है, उसके बाद सरफराज बनता है, और सरफराज को अलीवर्दी खां जो है सो युद्ध में हरा देता है। अलीवर्दी खां के बाद सिरोजुद्दौला बनता है, सिरोजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र बनता है। मीर कासिम के बाद बक्सर का युद्ध जो होता है उसमें नवाब कौन होता है, तो मीर जाफ़र होता है। मीर जाफ़र के बाद जो है सो तीन, निज़ामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। निज़ामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला, ये उतना फेमस नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ लेना है। अब आते हैं हम लोग सिराजुद्दौला, बंगाल के जब ये थे, तो ये कर मुक्त फरमान जो फर्रुखियत द्वारा जारी किया गया था उनके वापसी कर लिया जाता है। अंग्रेज़ों पर आक्रमण की होता है, फोर्ट विलियम में सब अंग्रेज को कैद कर लिया जाता है। और काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना होती है। 146 अंग्रेज को पकड़कर एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन खोलने पे उसमें सिर्फ 23 व्यक्ति बचे रहते हैं, और जो बचा रहता है उसका नाम हॉलवेल है, और यही इस घटना को जो है सो प्रकाशित करता है, बताता है। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, ये डेट याद रखिएगा, छोटा स्मॉल डेट भी, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। सिराजुद्दौला जो है सो बंगाल का नवाब था, और अंग्रेज की तरफ से जो है सो इसमें युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का के दौर भाग लिया गया था। और परिणाम क्या होता है, सिराजुद्दौला की हार होती है। क्यों होती है आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि मीर जाफ़र इसका सेनापति ने धोखा देता है। अंग्रेजों द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध जो है वो हम लोग देखते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, एकदम स्मॉल डेट भी याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेजी सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था, जो विजय होता है। और इधर से कौन कौन था, तो मीर कासिम बंगाल का नवाब पहले का था। बक्सर के युद्ध के समय कौन था, मीर जाफ़र था। सुजाउद्दौला अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला। और मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों मिलके बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं, और अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो के द्वारा इन तीनों को की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया जाता है। और इसका क्या होता है, परिणाम क्या होता है, तो ब्रिटिश जो है सो वो भारत उपनिवेश, भारत में अपने वास्तविक संस्थापक जो है सो इस युद्ध के बाद भारत के वास्तविक मालिक बन जाते हैं। और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें द्वैत शासन का आरंभ भी होता है। इलाहाबाद की संधि से क्या होता है, द्वैत शासन का प्रारंभ क्या होता है, तो दीवानी और निजामत, दीवानी जितने भी हैं राजस्व और आर्मी, ये कौन रख लेता है, अंग्रेज रख लेता है। और जो आपको शासन देना है ये किसके पास रह जाता है, शाह आलम द्वितीय के पास रह जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग मैसूर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मैसूर 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली था। वर्ष 1761 में बनते हैं, कौन बनते हैं, हैदर अली बनते हैं। और आंगल मैसूर युद्ध होता है, 4 आंगल मैसूर युद्ध है। कर्नाटक युद्ध 3 है, आंगल मैसूर युद्ध 4 है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम युद्ध 1767 से 69 में मद्रास की संधि से ये समाप्त होता है। और इसमें आप, हमारा कहने का मतलब है कि मैसूर विजय होता है। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मैंगलोर की संधि, मद्रास मैंगलोर की संधि से ये 80 से 84 के बीच होता है, और मंगलोर की संधि से ये क्या होता है, समाप्त होता है। और इसमें जीत जाता है कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। और प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे, वारे लास्ट थे, वारे लास्ट थे, आप लोग इनके देख लीजिएगा। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 90 से 92, 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म होता है, कार्नवालिस विजय हो जाता है। और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड डलहौजी वेलेजली विजय हो जाता है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और द्वितीय हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में हो जाती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, तो हैदर अली के बारे में देखते हैं कि द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में मृत्यु 1782 में हो जाते हैं। उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, टीपू सुल्तान बनते हैं।
टीपू सुल्तान उपाधि बादशाह का लेता है। स्वतंत्रता का वृक्ष ये श्रीरंगपट्टनम में लगाते हैं और जैकोबिन क्लब के ये सदस्य बनते हैं। फ्रांस के जैकोबिन क्लब है वहाँ के ये सदस्य बनते हैं। शहर मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को, नागरिक टीपू के नाम से, और 1799 में जो चतुर्थ होता है उनमें इनकी मृत्यु हो जाती है। वेलेजली की सहायक संधि की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था। और वेलेजली का सहायक संधि प्रारंभ होता है 1798 में और इसका ट्रिक है HMTA। HMT एक ट्रैक्टर आता था तो HMTA लिखिएगा आप, HMTA। सबसे पहले हैदराबाद, फिर M से मैसूर, फिर T से तंजौर, A से अवध और लास्ट में क्या कर दीजिएगा, P आप पेशवा मार दीजिएगा। तो ये इनका ट्रिक है। वेलेजली की सहायक संधि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, HMTA। 1798 हैदराबाद, 1799 मैसूर, 1799 तंजौर, अवध 1801 और पेशवा 1802 में। अब हम लोग आते हैं कि जो पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के शासन था और ये शासक लाहौर में शासन करते थे और 1809 में अमृतसर की संधि होती है और इसी आधार पे अंग्रेज और सिख की सीमा का निर्धारण होता है। अंग्रेज और सिख की सीमा का निर्धारण हो जाता है अमृतसर की संधि में। प्रथम युद्ध जो है सो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 से 46। इसमें सिख की पराजय हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो लाहौर की संधि होती है 1846 में। 9 मार्च को अंग्रेज और दिलीप सिंह, और एक और संधि दिसंबर 1840 में होती है, भैरववाल की संधि इसे बोला जाता है। ये कब होती है? तो 22 दिसंबर 1840 को। तो लाहौर की संधि पहले होती है और भैरववाल की संधि बाद में होती है। रंजीत सिंह के जीवन परिचय को हम लोग देखते हैं। इनका जन्म 2 नवंबर 1780 को होता है। कहाँ होता है? तो गुजरावाला में होता है और ये सुकर चकिया मिसल के ये थे। इनके पिताजी का नाम महासिंह था और 1839 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका एक कथन था कि ईश्वर चाहते थे कि हम सब धर्म को एक आँखों से देखें, एक समान देखें, इसी कारण उन्होंने मेरा एक आँख ले लिया। तो ये बहुत मतलब देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा जीवनी इनकी। प्रथम आंग्ल युद्ध तो आप लोग देख लिए 45 से 46। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है आपको 48 से 49। दिलीप सिंह को बंदी बना लिया जाता है और रामनगर का ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 3 युद्ध होते हैं। तो पहला इसमें ये और अच्छा है कि मिलाने के लिए दे देता है कि पहला कौन दूसरा कौन। तो रामनगर का युद्ध पहला युद्ध है जब 1848 में होता है नवंबर में, और चिलियानवाला का युद्ध दूसरा युद्ध है जो जनवरी 1849 में होता है। चिलियानवाला का युद्ध जनवरी 1849 और गुजरात का युद्ध फरवरी 1849। तो रामनगर पहले, रामनगर, चिलियानवाला, गुजरात। तो 3 आंग्ल सिख युद्ध मतलब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 3 प्रमुख युद्ध होता है। और मार्च 1800 फरवरी में गुजरात का युद्ध हुआ। मार्च 1849 में अंग्रेजी सत्ता में जो है सो संपूर्ण पंजाब का विलय कर लिया जाता है। तो आप लोग देख लिए पंजाब का युद्ध। अब आते हैं अफगान अंग्रेज युद्ध। प्रथम युद्ध जो होता है वो 1839-42 में होता है। दूसरा जो होता है वो 1879-80 होता है और तीसरा 1919 में होता है। अब देखिएगा, तो प्रथम युद्ध में गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस थे जिसे निष्क्रियता की नीति के तहत जो है सो युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध की समाप्ति हुआ था गंडमक की संधि से। ये देखिए नया पॉइंट आता है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है सो किस संधि से? तो गंडमक की संधि से। और तीसरा रावलपिंडी की संधि से। अब हम लोग कमेंट में आप हमको बताइएगा कि प्रथम आंग्ल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे और तृतीय आंग्ल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। अंग्रेजों ने सिंध को 1843 में अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में ही 42 में हुआ था, 43 में अपने अधिकार क्षेत्र में इनके द्वारा ले लिया गया था। अब आता है आपको कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आप देखिएगा। बारबोस पुर्तगीज लेखक थे जिसने दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का चित्रण किया था। बारबोस जो है सो एक पुर्तगालीज लेखक थे, पुर्तगीज लेखक थे। वो दक्षिण भारत आए थे और आप हमको कमेंट में ही बताइए कि इनके दरबार में आए थे बारबोस और दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का चित्रण किया था। कार्नवालिस को जो है सो कार्नवालिस कोड की शुरुआत और नौकरशाही का गठन के लिए जाना जाता है। लोक सेवा के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है? कार्नवालिस को जाना जाता है।
जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट प्रारंभ किया जाता है। प्रथम समाचार पत्र था जो भारत में बंगाल गजट। अंगल बर्मा युद्ध 1825 में होता है। यानडूब की संधि 1826 में होता है, जिससे ये युद्ध समाप्त होती है और अंग्रेजों की असम पे कब्जा हो जाता है अंगल बर्मा युद्ध से। रिसरा पश्चिम बंगाल में है। प्रथम जूट मिल का स्थापना होता है। पश्चिम बंगाल में प्रथम जूट मिल का स्थापना होता है 1856 में होता है। ऑकलैंड मिल कपास मिल है जो कलकत्ता में है 1813, और बम्बई में जो है सो कपास मिल 1854 में स्थापना किया गया था। 100 वर्ष के ब्रिटिश अधिपत्य के बाद भारत की पहली क्रांति होती है। राजनीतिक कारण क्या था इसका? अब ये क्रांति आप जान ही गए क्योंकि 100 वर्ष की स्थापना के बाद भारत में कौन सी क्रांति होती है, तो ये 1857 की क्रांति है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में। और 100 वर्षों के बाद जो है सो पहला महान क्रांति भारत में, ब्रिटिश शासन 100 वर्ष जब पूरे होते हैं। इनके बहुत सारे कारण थे, तो हम लोग इसको एक ग्राफ में समझते हैं, इनके कारणों को ग्राफ में समझते हैं। ग्राफ इनमें ये देखते हैं कि क्या है, तो इनका राजनीतिक कारण था, तत्कालिक कारण था, आर्थिक कारण था और सामाजिक कारण था। राजनीतिक कारण क्या हो सकता है? तो राजनीतिक कारण था कि डलहौजी के का व्यापकगत और हड़प नीति। 17 को 48 में संभलपुर 49, झांसी 53, 17 48, संभलपुर 49, बघाट 50, जैतपुर संभलपुर 49, जैतपुर 49 में, ये सब बहुत सारे जो हैं उनको हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा। और वेलीजली की सहायक संधि जिसमें हम लोग पढ़े थे, HMTA, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। आर्थिक कारण क्या हो सकता है? अस्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी ये सब प्रारंभ कर दिया गया था। सामाजिक कारणों को अगर हम देखते हैं तो क्या था, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था। भारतीयों के साथ भेदभाव होने लगा था। सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या वध का ये सब निषेध, ये सब एक टर्म भी तो ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो रूढ़िवादी समाज था वो चाह रहा था कि अंग्रेज हमारे धार्मिक या सामाजिक कारणों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो एक तरह तो वो ठीक कर रहा था, लेकिन हमारे लिए वो खराब था। तत्कालिक कारण में क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग और धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ये इसके तत्कालिक कारण थे। तो 1857 के प्रमुख कारण आप देख लिए। अब आते हैं हम लोग आगे के पॉइंट पे। शक्ति का क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो क्रांति का प्रारंभ जो है सो मंगल पांडे के द्वारा किया जाता है, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से संबंधित थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे किससे संबंधित थे? तो 34वीं NI से। कहाँ के? तो बैरकपुर के। 29 मार्च 1857 को इनके द्वारा हल्ला बोल नारा दिया जाता है, हल्ला बोल का, और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी जाती है गोली मार के, जिन कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी होती है। तो मंगल पांडे क्रांति की शुरुआत करते हैं 29 मार्च 1857 को। 8 अप्रैल को इनको फांसी हो जाती है। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब आती है कि अगली बार, यहाँ तो हो गया ये खत्म। 10 मई 8 अप्रैल को यहाँ पे देखिएगा कि फांसी होता है। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। और मेरठ में कौन सी? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे 34वीं, मेरठ 20वीं। पैदल सैनिक द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया जाता है। बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली मार्च होता है, तो मेरठ से दिल्ली के लिए निकला जाता है। 11 मई को बहादुर शाह को दिल्ली पहुंचकर भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा। प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1858 में वायसराय पदनाम दे गया था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे, लिबरल पार्टी के उस समय थे। अब हम लोग देखिए ग्राफ की सहायता से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो सबसे ऊपर तो स्थान है लिखा हुआ, कहाँ पे क्या था। फिर दूसरा ईस्वी है, डेट है, स्मॉल डेट भी कहीं कहीं है। और हम लोग तीसरा वहाँ का स्थानीय नेतृत्व, भारतीय नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। और चौथा है कि वो
अंग्रेज कौन थे जो उन्हें दबाए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका बार बार रिवीजन में मदद आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा दिल्ली के पास, यहाँ दिल्ली अपना, यहाँ है दिल्ली, हम छोटा छोटा पॉइंट दे रहे हैं। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली यहाँ है, अपनी राजधानी है। यहाँ देखिए ये टर्म दिल्ली निकल के आता है। दिल्ली में 11 मई, कैसे 11 मई? तो 10 मई को मेरठ में हुआ, अगला दिन दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में नेता घोषित कर दिया बहादुर शाह को, सब क्रांतिकारियों ने, सिपाहियों ने, और 11 मई को हो गया था। नेता कौन था? तो बहादुर शाह और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। और अंग्रेज कौन था जो दिल्ली में था, तो जो दबाने का प्रयास कर रहा था? तो निकलसन और हडसन। कौन था? निकलसन और हडसन। अब आते हैं हम लोग, देखिए दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर आइएगा और पूरब की तरफ, तो बरेली अपना। बरेली में 1857 खान बहादुर खान और कैंपबेल। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान, और खान बहादुर खान भारतीय नेतृत्व कर रहे थे और कैंपबेल विदेशी नेतृत्व कर रहे थे। अब आइए यूपी की राजधानी अभी वर्तमान लखनऊ, यहाँ से टर्म आता है लखनऊ, हम लोग जा रहे हैं। तो लखनऊ में 4 जून 1857 को, स्मॉल डेट भी याद रखिए, क्या जाता है याद करना है। अपने ब्रेन का कैपेसिटी जो है ना, वो जो कंप्यूटर सीपीयू है ना, वो 1 टेराबाइट 1, 2 में, 3 में होता है, अपना तो गीगाबाइट में है, तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। लखनऊ में जो नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल और विरजिस कादरी। अब देखिए बेगम हजरत महल तो आप लखनऊ में जान रहे हैं, नया जो एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, तो विरजिस कादरी भी थे लखनऊ में। और कैंपबेल जो बरेली में थे, वही कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। लखनऊ लॉरेंस कैंपबेल, लखनऊ कौन थे? लॉरेंस और कैंपबेल। अब आता है फैज़ाबाद, जिसका वर्तमान नाम अयोध्या है। फैज़ाबाद में 1857 में कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला, और इन अंग्रेज नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कैंपबेल। अब आते हैं अपने, देखिए बिहार। बिहार में आप जान ही रहे, आरा में हुआ था, जगदीशपुर में, और अगस्त 1857 में शुरू हुआ था। कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर और आयर, दो यहाँ पे इस विद्रोह के दमन करने के लिए थे, विलियम टेलर और आयर। अब आते हैं हम लोग यहाँ प्रयागराज। प्रयागराज में जून 1857 में लियाकत अली, प्रयागराज को ही इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद लियाकत अली और कर्नल नील। प्रयागराज इलाहाबाद में कौन थे? तो जून 1857 में शुरुआत हुआ था विद्रोह। लियाकत अली वहाँ के नेतृत्व करता थे भारतीय तरफ से, और ब्रिटिश की तरफ से कर्नल नील का दमन किया गया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला, देखिए फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला। और जनरल रेनर्ड, फतेहपुर में जनरल रेनर्ड जो थे वो दमन करने के लिए आए हुए थे। यहाँ अब आते हैं हम लोग झांसी, एकदम देखिए एमपी और यूपी, झांसी एकदम बीच बॉर्डर में पड़ता है। जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज, लक्ष्मीबाई को तो कौन नहीं जान रहा, हीरोज था। अब आते हैं कानपुर में कैंपबेल हैवलॉक 5 जून को, लखनऊ 4 जून, कानपुर 5 जून। नाना साहब तात्या टोपे भारतीय प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और अंग्रेज की तरफ से कैंपबेल और हैवलॉक जो है सो ब्रिटिश की तरफ से उसका शासन करने आए, मतलब दमन करने आए थे। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे संभलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही संभलपुर में थे उड़ीसा में। असम में मनीराम दत्त और ग्वालियर में तात्या टोपे, ये अन्य जो है सो हमारे क्रांतिकारी थे, जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र से कर रहे थे। विद्रोह समाप्त हो गया था 20 जून 1857 को, ग्वालियर में विद्रोह समाप्त हुआ था। विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे? विद्रोह 20 जून 1858 को जो है सो समाप्त हो गया। विद्रोह की असफलता के कुछ कारण हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार, आप देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार, यूपी और दिल्ली विद्रोह, और कुछ कुछ यहाँ पे देखिए कि ओडिशा संभलपुर ओडिशा उज्जवल शाही, ये असम में मनीराम दत्त, ग्वालियर में तात्या टोपे। सीमित सामाजिक आधार नहीं था कुछ। शिक्षित वर्ग का विद्रोह से पृथक रहना, शिक्षित वर्ग और जो मध्यम वर्ग थे वो इस विद्रोह से पृथक थे। नेतृत्व और समन्वय की कमी, हर एक जगह पे अलग अलग नेतृत्व करता है, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व करता नहीं। राजनीतिक दृष्टिकोण का अभाव, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था कि करना क्या है।
क्रांति के 1857 की क्रांति के बाद का शासन कैसा हुआ, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन सर्वोच्च सत्ता में आ गया। कुछ प्रमुख इतिहासकारों का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किनके द्वारा क्या क्या कहा गया है। तो मत और पुस्तकें, बी.डी. सावरकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा 1857 की क्रांति को दिए। होम्स बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, होम्स जो है सो बोलता है कि बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व डिज़रायली के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया। और पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसके द्वारा किया गया, तो जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा बताया गया कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कुछ कुछ पुस्तकें इन पे लिखी गई हैं। कौन कौन पुस्तक है ये, तो ये पुस्तक है बी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 एस.एन. सेन, 1857 के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन ही है, इनके पुस्तक का नाम है 1857, सिर्फ 1857। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, और सिपाही मिन्यूटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। तो ये सब कुछ कुछ पुस्तकें हैं। इसी के साथ जो है सो इसको हम ख़त्म करते हैं, यहीं पर रोकते हैं, और दूसरा पार्ट भी हम बहुत जल्द ले आएंगे। आप लोग बस चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।